वेलकम टू आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सेंटर ऑफ मास किसको बोला जाता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोला जाता है। देखो, ये दोनों टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी अच्छा से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए देखिए, सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉपी है। ठीक है, मेरे पास एक कॉपी और एक मार्कर है। अगर मैं इस कॉपी को बैलेंस करूं विद द हेल्प ऑफ दिस पेन मार्कर, इस मार्कर से अगर इस कॉपी को अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखो, यहां से बैलेंस हो रहा है नहीं, यहां से बैलेंस हो रहा नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग देखो तो पूरा सेंटर में लेके जाएंगे ऐसे। आए, क्यों नहीं बैलेंस हो रहा बाबा? जादू, जादू तेरी नजर। हाँ, जादू तेरी नजर। देखो, इस पॉइंट पे क्या है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, बैलेंस है। इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट बैलेंस है। मतलब सेंटर ऑफ मास वैसे पॉइंट को बोला जाता है, वैसे पार्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है जिसके चारों ओर क्या हो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सेम हो, है ना। देखो, तो इस कॉपी को हम लोग होल्ड करने के लिए इस पूरा कॉपी को नहीं पकड़ना है, सिर्फ एक पॉइंट को होल्ड करके रखें। पूरा कॉपी क्या है, देखो तो स्टेबल है, पूरा कॉपी क्या है, बैलेंस है। मतलब जिस पॉइंट पे क्या होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पूरा कंसंट्रेटेड रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो कॉपी है, ये जिस पॉइंट पे क्या होल्ड करके रखे हैं, उस पॉइंट पे इस कॉपी का जो टोटल मास है ना, वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसके चारों ओर मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमिलर होता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे बाबू। एंड दूसरा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान लो सपोज दैट, ये जो कॉपी है ना, ये जो कॉपी है, ये किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। अब पार्टिकल से बना हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा, एमजी फोर्स लगता होगा। यहाँ भी मान लो पार्टिकल है, यहाँ भी 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 पार्टिकल है, पूरे पूरे क्या है, ये पार्टिकल से बना हुआ है। तो पार्टिकल से बना हुआ है, हर एक जगह क्या लगता होगा, एमजी फोर्स लगता होगा। तो mg फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका सेंटर में आएगा। क्योंकि जिस पॉइंट पे ये जो बॉडी है, ये जो जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, उस पॉइंट पे सारा mg फोर्स क्या है, रिजल्टेंट है ना। यानी इसका रिजल्टेंट mg फोर्स कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट बैलेंस है बाबू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखो, इन जनरल अगर बात किया जाए बाबू, नॉर्मल अगर बात किया जाए, तो हर एक ऑब्जेक्ट का जो है ना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, समझे कि नहीं। लेकिन अगर एक्सटेंडेड बॉडी का बात करेंगे हम लोग, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बात करेंगे, जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे हिमालय हो गया, तो वहां पे अगर आप चले जाओगे ना, तो वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी कम होता है। क्या होता है, ग्रेविटी कम होता है। और जब वहां पे ग्रेविटी चेंज हो रहा है, एमजी फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी वहां पे अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, समझे कि नहीं। ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी नहीं आ सकता है। बट इन जनरल अगर बात किया जाए, जैसे ये कॉपी है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे आएगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो देखो थोड़ा डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ। सेंटर ऑफ मास, इट इज सच पॉइंट ऑन और आउटसाइड द बॉडी वेयर whole mass of the body is assumed to be concentrated. Okay, and देखो center of gravity, it is such point on body where whole weight of the body is assumed to be concentrated only for extended objects. Center of mass and center of gravity are different, है ना। हमने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया। चलो, अच्छा देख लो और एक पॉइंट। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक विल है, विल, ठीक है। तो जैसे मान लो ये विल है ना, मान लो ये कोई एक विल है, ठीक है। इसका अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करें, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा क्या, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा क्या, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा क्या, नहीं। जैसे पहिया में, जैसे मान लो यहाँ पर क्या, एक बेरिंग लगा हुआ रहता है, इस तरह से सारा स्पोक जो है लगा हुआ रहता है। तो ये जो पॉइंट हो गया ना, आप यहाँ पे क्या करो, एक रस्सी लगा दो, इसको घुमाओ, है ना। या फिर आप इस पॉइंट को क्या करो, उठा लो, पकड़ के ऐसे हैंगिंग करो, देखना स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो देखो, सेंटर ऑफ मास जो है ना, बॉडी के आउटसाइड में भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास
क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के बाहर में भी क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ मास हो सकता है। और एक एग्जांपल है, जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है, मान लो कोई एक लड़का, वो क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, कुछ कलाकृति कर रहा है। वो क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा था, लेकिन क्रिकेट में बेचारा वो 0 में आउट हो गया। तो उसको आया गुस्सा। क्या आया, जल्दी बोलो, गुस्सा। क्या आया, गुस्सा आया। गुस्सा मतलब समझते हो बाबू, खतरनाक वाला गुस्सा। आंख मुंह इसका लाल हो गया, दिमाग एकदम फूल गया। तो इसके हाथ में जो बल्ला था, ये क्या करेगा, फेंकेगा। बल्ला को ये फेंका, अपना बल्ला ही क्या किया, फेंका, बल्ला को फेंका। हाँ, बल्ला फेंका, तो बल्ला फेंकेगा तो इस तरह से आएगा। बल्ला फेंकेगा ये तो कुछ इस तरीके से आएगा बल्ला, बल्ला कुछ इस तरीके से आएगा, बल्ला आएगा ना, बल्ला कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो, इस बल्ला का सेंटर ऑफ मास, उसका हैंडल है जी, सेंटर ऑफ मास। ये भी क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये भी क्या है, सेंटर ऑफ मास। और ये भी क्या है, सेंटर ऑफ, ये भी बल्ला क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो आप थोड़ा ध्यान दो, ये बल्ला क्या क्या फेंका, तो बल्ला का मोशन देखो, ये है। इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो कि सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कौन है, ये वाला क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये भी क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये भी क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये क्या डिफाइन करता है बाबू, ये डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट का पाथ, यानी पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट का रास्ता को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। ऐसे फेंक रहा, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या है, कभी यहाँ ये मोशन है, ये मोशन है, ये मोशन है, ये मोशन है। यानी जो सेंटर ऑफ मास है, बल्ला का जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो मोशन है ना, वो क्या बता रहा है, इस बल्ला का पाथ बता रहा है। यानी सेंटर ऑफ मास क्या डिफाइन करता है, डिफाइन करता है पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझे कि नहीं। और सेंटर ऑफ मास जो है क्या होगा, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने क्या किया था, एक व्हील का एग्जांपल लिया था। व्हील, जैसे मान लो व्हील है, व्हील को अगर मान लो यहां पकड़ो, ऐसे खड़ा करो, यहां पर इसको खड़ा करो, खड़ा होगा क्या, यहां भी पकड़ो, खड़ा होगा क्या, नहीं। लेकिन चारों तरफ से क्या करो, एक स्पोक लगा कर दो, ऐसे एक चारों तरफ से क्या करो, सेंटर में कोई एक रॉड लगा दो ऐसे, और चारों तरफ से स्पोक लगा दो, और यहाँ पर इसको पकड़ो, देखना ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये जो सेंटर, ये क्या हो गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हो गया। तो बताइए व्हील के बाहर है कि नहीं, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है, आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो क्या डिफाइन करता है, ऑब्जेक्ट का पाथ। समझ में आ गया। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहां से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने। चलिए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझे। जैसे मान लीजिए दिस इज द y एक्सिस, x एक्सिस। यहां पे देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। इसके लिए, इस m1 के लिए जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो क्या है, r1, वेक्टर r1। और m2 के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, m2। अब बताओ, यहाँ पे बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिडिल में होगा, सेंटर में होगा। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, देखो 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी भी रह सकता है, 4 ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। ये सेंटर ऑफ मास हो गया। सेंटर ऑफ मास ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेंटर, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, COM, सेंटर ऑफ मास। अब इस सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो है r, ये कैपिटल R किसके लिए है, ये CM के लिए, यानी सेंटर ऑफ मास का जो है, इस सेंटर ऑफ मास, ये मास था, ये मास था, सेंटर ऑफ मास कौन है, ये वाला। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बाबू, RCM, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान दो, देखो ये m1 है, इस मास के लिए पोजीशन वेक्टर
इस मास के लिए पोजीशन वेक्टर ये। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ गया ना, तो सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर। आर में क्या लगा दिए, सीएम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब यहां पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब आरसीएम निकालना, एक्ससीएम निकालना, वाईसीएम निकालना। क्या फार्मूला हो जाए, क्या फार्मूला हो जाए, सेंटर ऑफ मास इन आर, सेंटर ऑफ मास इन एक्स, सेंटर ऑफ मास इन वाई, मतलब सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ एम इन वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पोजीशन आरसीएम के लिए क्या होगा पोजीशन, कैसे लिख सकते हैं बोलो, फॉर्मूला क्या होगा, एम, हाँ सेंटर ऑफ मास इन आर, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस r2। इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास cm से क्या, सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब सपोज दैट हम लोग के पास कोई एक एग्जांपल है, मान लो बाबू, ध्यान दो, छोटू, प्यारे लाल, झंडू बाम, ध्यान दो, इधर ध्यान देना, समझे कि ना, क्या करना है आपको, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये m1 मास है और इसका मास दिया हुआ है 2 kg, यहाँ पर ऑब्जेक्ट m2 है और इसका मास है 10 kg। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लो 10 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है बताइए, दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास, निकालना है इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कैसे निकालें, सबसे पहली बात आपको करना क्या पड़ेगा बोलो, ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, ये है यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, ये कितना है 2 kg है और ये कितना है 10 kg है, समझे कि नहीं। इसको हम लोगों ने क्या माना है, m1 माना है, ये क्या है m1 है और ये क्या है m2, ये डिस्टेंस कितना है 10। अगर मैं इसको ऑरिजिन मान लूँ, क्या मान लूँ ऑरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 10 और 0, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस तक हम लोग गए, ट्रेवल कितना डिस्टेंस तक किए 10 मीटर तक, तो 10 और वाई एक्सिस इसमें है क्या, नहीं है, 0, समझे कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल गया x1, ये क्या मिल गया y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते थे बाबू, m1 x1 प्लस m2 x2 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस क्या m2। तो फॉर्मूला लगा दो, m1 कितना है 2 kg, 2 इंटू x1 कितना है देखो तो 0 है ना, प्लस m2 कितना है 10 और x2 कितना है, x2 कितना है कितना, अच्छा हाँ x2 भी कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस, यानी m1 कितना है 2 और m2 कितना है 10, कितना आ गया 2 इंटू 0 और 10 10 100, 100 इज डिवाइडेड बाय कितना 20, तो अच्छा 12 12 20 कैसे होगा 12 12, ये 50 आएगा और ये 6 होगा, 2 3 6 और ये कितना आ जाएगा 25, तो 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, यानी ये कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेना है, जो भी आएगा डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो क्वेश्चन को। आप जैसे मान लो, अगर मान लो ऐसे हो, कैसे हो ऐसे, दूसरा आपके पास एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में ये है, मान लीजिए
यहाँ पे एक मास है, एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे। इस बार x1 y1 x2 y2 x3 और y3 आएगा। मान लो यहाँ पर m1 मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, यहाँ पर m2 मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का, यहाँ पर m3 मास का कोई एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर। समझे कि नहीं? तो आपको दिया हुआ मिल जा रहा है क्या m1 m2 m3। आपको आइडेंटिफाई क्या करना, कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट अगर आप लिख लिए तो आराम से निकाल लोगे आप सेंटर ऑफ मास COM। समझे कि नहीं? तो आपको कोऑर्डिनेट सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन मानना पड़ेगा ना। ओरिजिन मानने के लिए क्या 0 और 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कहाँ तक ट्रेवल किया आप 10 तक ट्रेवल किए 10, और y है क्या नहीं, y एक्सिस में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10 तक यहाँ ट्रेवल किए थे, फिर 20 यानी कितना हो जाएगा 30, और क्या हो जाएगा 0। यानी आपके पास क्या क्या है बोलो, आपको सिर्फ x एक्सिस में निकालना सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया x1, हम लोग सिर्फ x का बात करेंगे, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, और ये क्या हो गया x3 हो गया। तो आपको लिखना है सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 3 एक्सिस दिया हुआ ना, तो x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 और m3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आप सर जल्दी बोलो, m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा कि नहीं? नहीं समझा, नहीं बुझ रहा तुम गधा कहीं करके देखो इधर, x सेंटीमीटर इज इक्वल टू, x सेंटीमीटर नहीं बोलना बाबू, इसको क्या बोलना, सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस। समझे कि नहीं? तो x1 का देखो वैल्यू कितना है 0, m1 बगल में है कितना 2, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 10, m2 कितना है देखो 3, x3 का वैल्यू कितना है 30, और m3 कितना है देखो 4, डिवाइडेड बाय m1 2, जल्दी बोलो m2 3 m3 4, आए कर देंगे, कितना आएगा 0, ये तो खत्म हो गया 30 यहाँ से, और कितना हो जाएगा 30 प्लस 4 12 120 डिवाइडेड बाय 4 3 7 2 9, यानी 150 150 डिवाइडेड बाय 9 आ गया सेंटर ऑफ मास। हम लोगों को मिल गया सेंटर ऑफ मास, मिला कि नहीं सेंटर ऑफ मास। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन में था सिंपल, समझे कि नहीं? आपको क्या दे देगा क्वेश्चन, जैसे मान लो रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, आपको दे दिया स्क्वायर दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, देन आप क्या करोगे, तब आप कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास। तो उस तरह सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, देखो एक तो हम लोग क्या लेंगे इस बार, स्क्वायर लेते हैं, ये था दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल समझेंगे, फर्स्ट सेकंड तीसरा। मान लीजिए आपके पास, मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं, चलो मान लेते हैं रेक्टेंगल, सपोज दैट आपके पास कोई रेक्टेंगल, ये मान लो m1 है 1 kg, m2 है 2 kg, 102 नहीं 2 kg, m3 है 3 kg, m4 कितना है बाबू 4 kg। बहुत होशियार है बाबू तुम, 4 kg। मान लो ये जो इसका लेंथ है ना, इस लेंथ को हमने मान लिया है 20 मीटर, इसका ब्रीथ कितना है मान लिया है 10 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना। अगर आप कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आपका टेंशन और बढ़ जाएगा। तो टेंशन हम लोग को बढ़ाना नहीं, क्या करना है खत्म करना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, ओरिजिन मानोगे। ओरिजिन मान लिए, तो ओरिजिन मानेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो तो कहाँ तक, कितना डिस्टेंस तक आप आए हो, जल्दी बोलो कितना डिस्टेंस तक आप आए हो 20, और y में गए हैं क्या कहीं, नहीं गए हैं 0। अब यहाँ पर आ जाएंगे, देखो एक तो देखो यही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये जितना है वही उतना, मतलब यहाँ पर x क्या हो जाएगा 20 और y कितना हो जाएगा 10, x कितना 20 और y कितना हो जाएगा 10। यहाँ का कोऑर्डिनेट देखा, यहाँ का कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ का कोऑर्डिनेट देखो वही x का, मतलब ओरिजिन के जैसा ही है, x ऊपर गए, x का क्या हो गया 0, लेकिन y देखो ऊपर जा रहे हैं, कितना मीटर जा रहे हैं 10 मीटर, यानी क्या हो जाएगा 10 मीटर।
ये 10 हो गया। यानी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, थोड़ा मैं इसको एक्सिस को लिख दूं इधर, x1 y1 कितना मिला है, x1 y1 बराबर कितना 0 0, x2 y2 कितना मिला है आपको, x2 और y2 अब देख लो 20 0 20 0, x3 और y3 कितना मिला है आपको, x3 और y3 कितना मिला है आपको 20 और 10 मिला है, x4 और y4 आपको कितना मिला है, x4 और y4 आपको कितना मिला है, जल्दी से बताओ, 0 और, तो आप यहां से नहीं निकाल पाओगे सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस, सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस, दोनों निकालना इस बार, सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x1 m1 प्लस x2 m2 लगेगा ना, प्लस x3 m3 और प्लस क्या x4 m4 प्लस x4 इंटू m4। जल्दी बताइए, थक गए क्या, क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 m3 प्लस m4, समझे कि नहीं। आप यहाँ पे इसको निकाल लोगे, वैल्यू इसका निकाल लोगे, कितना आएगा बोलो, x1 कितना है 0, x1 देखो 0, m1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है, x2 20 इंटू x2 20 इंटू m2 कितना है 2 प्लस, अब बताओ x3 कितना है 20 इंटू m3 कितना है 3 प्लस x4 कितना है, x4 0 इंटू m4 कितना है 4 इज डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 20 दूना 40 आ गया, प्लस कितना 20 या 60 आ गया, और प्लस 0 ना हो गया वो, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कितना आ जाएगा 40 60 100 100, 40 और 60 कितना हो जाएगा 100 इज डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा ना। आप इसी तरीके से क्या निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी बोलो, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, आप लोगों को कैलकुलेशन करके लाना है बाबू, लाना है, कैलकुलेशन करके क्या करना, लाना। क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1, यस वेरी गुड, y1 m1 प्लस y2 m2 प्लस y3 और m3, यस m3 प्लस y4 और क्या m4 इज डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आराम से क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, m1 m2 m3 m4 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से y1 y2 y3 y4 का वैल्यू ले लेना है, आराम से क्या निकाल लोगे, सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस, निकल जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम लोग इस बार, नेक्स्ट जो फोर्थ होगा हम लोग का एग्जांपल, फोर्थ जो क्वेश्चन होगा वो ये होने वाला है। देखिए 4 नंबर में मान लीजिए आपके पास है कोई एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका एक साइड का लेंथ 1 मीटर है, तो जाहिर सी बात है सारा साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर होगा। ध्यान दीजिए बाबू, ये मान लो m1 है 5 kg, ये m2 है 10 kg, कितना 10 kg, वेरी गुड, ये m3 है 15 kg। मान ली आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना, सेंटर ऑफ मास। तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट। आप अगर कोऑर्डिनेट निकाल लें सेंटर ऑफ मास आराम से निकाल लोगे, क्योंकि m1 दिया हुआ, m2 दिया हुआ, m3 दिया हुआ। आपको चाहिए क्या, सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस निकालने के लिए x1 x2 x3 चाहिए, सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस निकालने के लिए क्या चाहिए, y1 y2 और y3 चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट। अगर मान लो इसको हम लोग अगर क्या मान लें, ओरिजिन मान लें बाबू, ओरिजिन मानेंगे तो 0 0, ओरिजिन 0 x0 y0, उसी को तो ओरिजिन बोलते हैं। अगर 0 0 नहीं रहेगा तो ओरिजिन बोलेंगे क्या, नहीं, x0 y0 ओरिजिन मान लें इसको। तो ये देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये लेंथ, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारा लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा बोलो, हाँ। तो इसमें देखो तो बच्चों, अगर हम लोग इसको ओरिजिन मान लें, ठीक है, इसको अगर ओरिजिन मान लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होगा, ठीक।
यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस कितना 1 मीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। तो एक्स एक्सिस में हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऑरिजिन क्या हो जाएगा 1, और वाई एक्सिस में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 1 0। अब देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस हाइट, ये अगर आप इस हाइट को निकालोगे तो कितना हो जाएगा √3/2, है ना। और यहाँ पर देखो तो ये टोटल 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x में कितना हो जाएगा 1/2 और y में कितना हो जाएगा √3/2। यानी आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर मैं मान लूँ x1 y1 का और कितना आया है कोऑर्डिनेट 0 और 0, x2 और y2 अगर मान लें x2 y2, तो x2 y2 कितना आया 1 और 0। अगर x3 और y3 का अगर मान लें हम लोग कोऑर्डिनेट, कितना आया कोऑर्डिनेट 1/2 और √3/2। आप यहाँ से अब क्या कर सकते हो बोलो, आप यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो क्या, सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस, यानी x इन सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला क्या लगाना है बोलो, x1 m1 प्लस x2 m2 और प्लस क्या x3 m3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 m1 प्लस y2 m2 प्लस y3 m3 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आप बताओ यहाँ पर आपको x y का कोऑर्डिनेट मिल गया, m1 कितना है, m1 5 kg, m2 कितना है 10 kg, m3 कितना है 15 kg। आप आराम से वैल्यू पुट करके क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 4 नंबर में हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपको बाबू ये ध्यान देना है, 4th में कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास is found their geometrical center, आपके पास कोई भी फिगर हो, समझे कि नहीं, चाहे वो क्या हो, जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह से, मान लो आपके पास एक फिगर ये इस तरह से, आपके पास कोई एक फिगर ये इस तरह से, अगर इसमें क्या है मास क्या है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मास क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर इस ज्योमेट्री का हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर का बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा इसका सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो यही ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा सेंटर ऑफ मास, है ना। इसमें भी क्या है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बता मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन होगा ये वाला, यही ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। इसमें भी क्या मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, है ना, एक समान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन होगा ये वाला, ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यही क्या है सेंटर ऑफ मास। आई होप दैट बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझे कि नहीं। हमने देख लिया सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको बोलते हैं, और हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कहाँ चेंज करता है कहाँ पे चेंज नहीं करता है। हमने ये भी देखा था कि सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर में हो सकता है। हमने ये भी देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है ना वो क्या बताता है ऑब्जेक्ट का पाथ को बताता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा न्यूमेरिकल्स देखा, समझे कि नहीं, कि स्ट्रेट लाइन, है ना, फिर क्या हम लोग जैसे शेप, जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, समझे कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया बहुत सारे कैलकुलेशन किए, और आपको क्या करना है अब जाना है जाके अपना क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाइए प्रैक्टिस कीजिए, और ठीक मिलता है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।